अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं वसीम लियाकत। कल मैं आपके साथ अकेला था, मैंने 2 घंटे आपको नज़म सुनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा 2 घंटे में नज़म के साथ गजल भी होनी चाहिए, तो आज गजल का हम वापस ले आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ कंटेनर्स के हसार से गुजर कर। फाइनली मैंने सोचा कि हसनैन कल आपके साथ अकेले ही इंटरेक्ट कर रहे थे और आज मुझे हर सूरत जाना चाहिए, जितने भी कंटेनर्स हैं उनको क्रॉस करके, क्योंकि आज ज़रूरी हो गया था। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ इस्लामाबाद में कंटेनर्स थे तो ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि कंटेनर्स आर एवरीवेयर इन द नूक एंड कॉर्नर। हर छोटी बड़ी शाहरा पर इस वक्त जो है वो कंटेनर्स हैं, और कंटेनर सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, बाकायदा मैं गिनती हुई आ रही थी, काउंट करती हुई, एक एक साइड पर लेयर्स बनाई गई हैं। अब एक साइड पर जो मैंने देखा वो तो 12 थे। अच्छा, दूसरी साइड तो आप रहने ही दें। तो मतलब जिस तरह से लेयर्स बनाई गई हैं, और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से गुजर कर आप जो है अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप सोचा मैं कल कितनी मुश्किलों में आया हूँ। आप मुश्किलों में आए हैं और आपकी हिम्मत जो दाद है, मैं उसको जो है वो सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि आप आकर यहाँ पर 2 घंटे जो है वो अकेले बातचीत भी करते रहे हैं मेरे बगैर। और जो है वो आपने जिस तरह से सब नाजरीन को एंटरटेन रखा, वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि सब लोग अपने घरों में थे। बिल्कुल ऐसे ही आज आप आ चुकी हैं। और अब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च की, जो कि धरने में तब्दील होने के करीब है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल पहले तो यही समझ नहीं आ रही ये धरना या एहतजाज है। बेसिकली ये एहतजाज था, ये एक रैली थी जो कि केपी से निकली है। इस वक्त जो इत्तलात है हमारे पास लेटेस्ट, वो ये है कि ये G11 में मौजूद हैं, और G11 में पुलिस और उनके दरमियान माजराई जारी है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया ये हुआ कि हमारे 4 रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं। हमारी उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी हैं। इस तरह की सिचुएशन जब भी एहतजाज होता है, धरना होता है, हुकूमत की तरफ से रोका जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। और अब डी चौक के हालात क्या हैं, रावलपिंडी के हालात क्या हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के हालात हैं वो कोई साजगार नहीं है। इंटरनेट बंद है, रोजमर्रा की जिंदगी इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन स्लो बहुत है, ना होने के बराबर ही है। पहले ये था वाईफाई है, वो चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि सिग्नल्स इस दफा अच्छी बात है कि वो बंद नहीं किए गए, थोड़ा सा उससे लोग भी इंटरेक्ट हो रहे हैं। एक फोन कॉल है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, कि अब अगर सिर्फ सिग्नल हो तो उस पर गुजारा भी नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आपको टीवी के सामने बैठना पड़ता है तमाम तरह मालूमात हासिल करने के लिए। और टीवी पर भी सिग्नल्स नहीं थे, यहाँ तक भी सिचुएशन है। और पीटीआई के एहतजाज की अगर हम ओवरऑल बात करें डी चौक के हवाले से, तो आपको पता है कि डी चौक को अगर हम जियोग्राफिकली तौर पर देखें तो वहाँ पर बहुत से हेड ऑफिस हैं, बैंक्स वगैरह हैं, फिर दफ्तर भी हैं। और अगर जब हम ये कहते हैं ना कि कैपिटल एक नर्व सिस्टम है, तो डी चौक जो है वो एक नर्व सिस्टम है इस कैपिटल का। और वहाँ पर इस तरह के हालात, और 3 दिन से हम देख रहे हैं, गुज़श्ता 3 दिन से ये सूरत हाल। मतलब वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक एस्टीमेट बताया कि किस हद तक हमारी इकॉनमी को जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। और 3 दिन से जिस तरह से इफेक्ट है, तो कितने लाखों करोड़ों में, अरबों में नुकसान हो रहा है हमें। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने बताया कि डी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठते हैं आप, तो आपकी बात अपनी मनवा सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वहाँ पे आपकी बात सुनने को तैयार भी होती है, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। शहर इक़्तिदार तो पूरा इस्लामाबाद है, लेकिन डी चौक के बाद ही आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आपकी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह जुडिशरी वहाँ पे होती है, इंतजामिया वहाँ पे होती है। तो इस वजह से हर एहतजाजी की नज़र डी चौक पे होती है कि किसी तरह से वो डी चौक पे पहुंचे, ताकि वो मुज़ाकरात कर सके गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट से अपनी बात को मनवा सकें। डी चौक के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, प्रॉपरली आगाह करेंगे कि डी चौक में क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन जहाँ से आप आई हैं, रावलपिंडी से, रावलपिंडी के, क्योंकि अक्सर लोग रावलपिंडी से आते हैं। जिस तरह आप अगर एम्बर्स में रहे ना, तो वहाँ पे दुबई के लोग अक्सर शारजा से आते हैं, क्योंकि शारजा थोड़ा सा सस्ता शहर है। इसी तरह रावलपिंडी थोड़ा सा सस्ता शहर है, वहाँ पे जिंदगी आसान होती है, हर बंदा लाइवली होता है, मोहल्लेदारी का सिस्टम है। इस वजह से वहाँ पे जिंदगी कैसे चल रही है, इस हवाले से हम जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे अनवार अब्बासी साहब। अनवार भाई साहब इस वक्त फैज़ाबाद के करीब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें फैज़ाबाद की सूरत हाल बताइएगा। फैज़ाबाद में किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ वहाँ पे आप देख रहे हैं? और आपने कल, अनवार ने एक बात भी कही थी कि पुलिस इस दफ़ा उनको एग्रेसिव नज़र आ रही है, तो क्या पुलिस उसी तरह से अपना एग्रेशन शो कर रही है? कल तो काफी सुकून रहा फैजाबाद और सराउंडिंग एरिया में। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की स्ट्रेटजी ये थी कि जब जो बड़ा है
इस्लामाबाद में दाखिल होगा तब वो लोग निकलेंगे। कल हमने देखा कि ना तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मरी रोड या इसके किसी सराउंडिंग एरिया में नजर आए और ना ही पुलिस के साथ किसी किस्म का वहां पे तसादुम हुआ। कल इतना मैंने कल जरूर कहा था कि कल मैंने एक खबर भी ब्रेक की थी। कल जब जिस वक्त हम फ्लाईओवर के पास मौजूद थे तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो हमें नजर नहीं आए, लेकिन पुलिस की शिफ्ट चेंज हो रही थी। एक बस आई जिससे नई शिफ्ट वहां पे उतरी और जो ही वो गाड़ी से उतरे उन्हें डंडे लेके वहां पे राहगीर जो गुजर रहे थे वहां पे मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल गुजरने वालों पे डंडे अचानक बरसाना शुरू कर दिए। मैंने वहां पे उनके ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा ये तो राहगीर हैं, बेचारे रास्तों की तलाश में यहाँ से गुजर रहे हैं, इन पे डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं? तो उसने कहा कि ये रास्ता बंद कर देंगे। वो बेचारे खुद रास्ते ढूंढ रहे थे। इसी असनाम में एक मोटरसाइकिल सवार जो वहां पे थोड़ा सी लूप छोड़ा गया था, वहां से मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस एहलकार आया, उसके साथ में डंडा मारा और बेचारा मोटरसाइकिल समेत नीचे रोड पे गिर गया। तो इतनी अग्रेसिव पुलिस तो है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात भी होती है। कल भी हमें बताया जा रहा था कि भाई हमें खाना तक वक्त पे नहीं दिया जा रहा, कोई हमें किसी किस्म का शेल्टर नहीं दिया जाता, हमें ड्यूटीज हमें लॉन्ग करनी पड़ती है। यही वजह है, एक एग्रेशन की वजह तो हमें ये समझ आ रही है कि उनकी ड्यूटीज उनसे ज्यादा ली जा रही है। कल भी चूंकि सारा निजाम जिंदगी मुअद्दल रहा, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह ना सिर्फ इस्लाम बल्कि रावलपिंडी में भी जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं और इस दफा कंटेनर्स उन्होंने इस तकनीक से लगाए कि वहां से मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता और ना पैदल गुजर सकता। आप अंदाजा इस बात का करें कि फैजाबाद जो फ्लाईओवर के पास कंटेनर्स लगे, पहले थोड़ा सा लूप छोड़ा जाता था, वहां से मोटरसाइकिल और पैदल गुजरने वाले गुजर सकते थे। अब अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं, एक तरफ से कवर करके दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें आईजीबी रोड से बड़ा लंबा चक्कर लेकर वहां पे फ्लाईओवर के पास जाना पड़ता है कि वहां से पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं छोड़ा गया। इस तरह उन्होंने कंटेनर्स लगाए और डबल लेयर्स में इस वक्त कंटेनर्स लगाए, बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगे। तो यूं कल हमने देखा कि सारा दिन जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, वो काफी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बड़ी मुश्किल से, चूंकि मोटरसाइकिल बाज़ पहले ये एडवांटेज था कि लोग मोटरसाइकिल सवार जो किसी न किसी लूप से गुजर जाते थे, लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल हमने देखा कि काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर यहाँ से आप इकबाल टाउन या एयरपोर्ट रोड पे या पुराने एयरपोर्ट साइड पे या खन्ना पुल जाएं तो आपको काफी लंबा चक्कर लगा के वहां से जाना पड़ेगा और फिर आगे भी जगह जगह से रास्ते बंद किए रखे हैं। सिर्फ फैजाबाद फ्लाईओवर का जो इंटरचेंज है उसके नीचे सिर्फ एक रो इसलिए खोली गई है कि वहां पे पुलिस जो अफसरान वहां पे बार बार आते हैं वहां पर जायजा लेने के लिए, और फिर बिजनेस वैन होती है, अगर किसी कारकुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस रास्ते से उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए। I9 को सब जेल करार दे दिया गया। जितने भी कारकुन यहाँ से गिरफ्तार होते हैं तो वो I9 थाने मुंतकिल किए जाते हैं, उसे सब जेल करार दिया गया है। तो अच्छा अनवर, ये भी बताएं कि आज जब मैं आते हुए देख रही थी तो एक बहुत बड़ी तादाद थी पुलिस की, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको वक्त पर खाना नहीं मिल रहा, उनकी ड्यूटीज़ को भी लंबा कर दिया गया है, तो क्या कोई रोड मैप है? क्योंकि पिछली बार भी जब रास्ते इसी तरह बंद हुए थे तो रोड मैप दिया गया था, बट इस दफ़ा तो लग रहा है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से इस्लामाबाद तक पहुँचा जा सके। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस दफा रूट मैप कोई नहीं दिया गया और इस दफा हुकूमत की तमाम तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च को रोकना है, इस जो एहतजाज को रोकना है अवाम के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि ना ही तो रावलपिंडी इंतजामिया और ना ही इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोई किसी किस्म का रिलीफ रखा है। अवाम जिस का सामना करना पड़ रहा है अवाम को, रावलपिंडी के अवाम को, ना सिर्फ रावलपिंडी के अवाम को, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये चूंकि फैजाबाद जो है बैलेंस ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, चारों सुबह जीबी और आजाद कश्मीर को ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है, फिर पीर बदाई जो आईजीबी रोड से गुजर कर पीर बदाई जाना पड़ता है, वो भी बैलेंस ट्रांसपोर्ट अड्डा है। तो लोग ट्रांसपोर्ट तो खैर वो मुकम्मल तौर पर बंद है, पूरा सिस्टम स्ट्रक्ट हुआ है। साथ ही जो रोजमर्रा जरूरियात के लिए लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें, अच्छा एक चीज और भी सब हमने देखी कि मरी रोड के जो सराउंडिंग एरिया है वहां की मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद करा दी गई। कल भी हमारी वहां पे मुख्तलिफ ताजरों से बात हो रही थी, वो बेचारे वहां पे बैठे हैं, कहते हैं हम मुलाजमीन भी कहीं अपने घरों को जा नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, उन्हें दुकानों के अंदर ही अपने कारोबार जितने भी उन्हें यहीं पे रखा हुआ, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। वहां पे कुछ ताजरों ने बताया कि जब हम खाना तलाश करने के लिए उन्हें भेजते हैं किसी दूसरी जगह पे तो पुलिस
उन्हें गिरफ्तार कर लेते और मुतअद्दिद ऐसे कारकुनान, ऐसे जो वहां पे मुलाजमीन है, उन्हें गिरफ्तार भी किया अच्छा गया है। अनवार, अब आपने ये बात की ना तो सॉरी टू कट यू, बट हम देख रहे हैं कि इन्हीं दिनों में तीसरा रोज़ है आज शायद, और जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं क्योंकि ज़ाहिर है सामान उस तरह से नहीं आ रहा, ट्रेड्स रुकी हुई है, रास्ते बंद हैं, पेट्रोल की जो हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि वो भी कम है। मतलब आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हो रही है। रावलपिंडी में चूँकि मैं खुद रहती हूँ तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को। यकीनन कल भी मुख्तलिफ इस तरह की शिकायत भी देखने में आई कि जो वहाँ पर फल और सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया। जिस तरह हमने बताया कि पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानब से कल ये ऐलान किया गया था कि चूंकि ज़ाहिर उनके जो टैंकर्स हैं उनकी एक्सेस मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स तक नहीं हो रही, तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत पैदा हो रही है और मुख्तलिफ शॉर्टेज भी देखने में आ रही है मुख्तलिफ मकामात से। यकीनन आप सिंगल मोटरसाइकिल वहां से नहीं, पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ता नहीं है, तो दूर दराज इलाकों में पेट्रोल की तरसील मुमकिन नहीं हो पा रही। कल उनके जो सदर है पेट्रोलियम जो डीलर एसोसिएशन, उनकी जानब से एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था कि कल से हो सकता है कि मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाए और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी दस्तयाब ना हो। तो इसके अलावा जो खाने पीने की रोजमर्रा अशिया की जरूरियात की जो चीजें हैं वो तो यकीनन डेफिनेटली महंगी होती है, और फिर जो मेन मर्कजी जो हमारी फ्रूट एंड सब्जी मंडी है वहां तक जो दीगर शहरों से अमूमन जो यहाँ पर फल और सब्जियां आती हैं पंजाब से आती हैं, और चूंकि वहां पर अब ना तो एक्सेस मुमकिन है और वहां तक ना तरसील मुमकिन है, इसलिए फल और सब्जियों की कीमतों में यकीनन इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि मार्केट जब बंद होती है फल सब्जियों की कीमत में इजाफा होता है। अनवार, मुझे ये बताइएगा कि खन्ना पुल की बात की जाए, सादिकाबाद की बात की जाए, उनको इंटरनली भी बंद किया गया है। एहतजाज इस वक्त मेनली लीड कर रहे हैं केपीके के लोग। ये बताइएगा कि रावलपिंडी की क़यादत, रावलपिंडी के लोग कितनी हद तक एहतजाज में शामिल होने में कामयाब हुए या फिर रावलपिंडी वाले बिल्कुल स्टक होकर रह गए? उसने पहले दिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रावलपिंडी के कारकुनानों ने सख्त रिस्पांस किया था और हमने देखा था कि पुलिस को मुख्तलिफ मकामात में उन्होंने एंगेज रखा था। काफी पुलिस के साथ इनकी सादम भी हुआ था, जिसमें सबसे बढ़कर फैजाबाद में हमने देखा था यहाँ पे नौजवान पहुंचे थे। इसके अलावा शमशाबाद में काफी पुलिस के साथ इनका सादम हुआ था, कमेटी चौक और दीगर इलाकों में। फिर बिलखसूस यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है यहाँ पर सोहान और ये डोकरा खान के कारकुनान ने पुलिस को काफी टफ टाइम दिया था। लेकिन उसके बाद जो कल का दिन था, कल हमने देखा कि चूंकि क़यादत ने कॉल दी थी अपने कारकुनान को कि वो 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे, चूंकि तमाम काफिलों ने वहीं पहुंचना था और वहां उनका इस्तकबाल करें, उनके लिए रास्ते क्लियर कराएं। तो कारकुनान की को ये हदायत जारी की गई थी उनकी क़यादत की जानब से कि वहां पर पहुंचे। और दूसरा रावलपिंडी की क़यादत मुझे नजर इस दफा नहीं आई। राजा बशारत बार बार मुख्तलिफ वीडियोज पैगाम अपने कारकुनान को पहुंचा रहे थे कि मैं फलां जगह से आ रहा हूँ। इसके अलावा शहरियार रियाज भी इसी तरह के पैगाम वो जारी कर रहे थे कि मैं फलां जगह पे हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, अब वहां पर पहुंचे। पिंडी की क़यादत इस दफा हमें नजर नहीं आई और बगैर कारकुनान ने रिस्पॉन्स जरूर किया। लेकिन कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जब जो बड़ा काफिला है इस्लामाबाद में दाखिल होगा तब हम निकलेंगे। और कुछ का ये कहना था कि बहुत सारे हमारे कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिस वक्त ये G10 क्रॉस करेंगे तो फिर ये फैजाबाद और इसके सराउंडिंग एरिया से डबल रोड है, इसके अलावा जो खियाबान सर सैयद है वहां से निकलेंगे तो वहां उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सूरत हाल कल रही है। कल हमें रावलपिंडी में कोई इस तरह की एक्टिविटीज नजर नहीं आई, लेकिन जिस तरह के या कोई इनकी प्लान भी हो सकता है कि जब वो बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचे फिर ये लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि दीगर जो शहरों में भी हमने देखा कि यही इंतजार किया जा रहा है कि जो मर्जी काफिला है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है अली बिन गंडापुर की क़यादत में, और जिसमें फतेह जंग से दूसरे बड़े काफिले ने पंजाब और जो बलूचिस्तान से और DI खान और मियां वाली से आया था उसने भी उसे ज्वाइन किया। तो उसके बाद जब ये D चौक पहुंचेंगे तो फिर यकीनन ये लोग निकल कर वहां पर जाएंगे। और कल हमने देखा कि काफी यहाँ पे फ्लाईओवर पर जो सुकून रहा है, लेकिन अफसरान बार बार आते रहे यहाँ पर अपने नौजवान के हौसले बढ़ाते रहे। कल भी हमने नाराबाजी सुनी पुलिस की जानब से। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं अनवार, ये इंतशार की कैफियत तो हमें नज़र आ ही रही है, लेकिन 26 नंबर चुंगी के हवाले से भी थोड़ी सी इत्तलात दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं, और जिससे स्टार्ट में भी आपने कहा कि हमारे कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए थे। क्या कुछ कारकुनान भी जख्मी वगैरह हुए हैं? कुछ ऐसी भी इत्तलात है?
देखिए, चूँकि वहाँ पे मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हो रही है और मुख्तलिफ उनकी खबरें भी सर्कुलेट कर रही हैं और ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद जो बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, ये बताया गया है कि बड़ा सख्त किस्म का तसादुम रात को वहाँ पर रहा है कारकुनान और वहाँ पर पुलिस के दरमियान। उसके बाद चूँकि सेकंड ईयर्स में रेंजर्स को रखा गया था, रेंजर्स के साथ भी और जिस तरह एक रिटायर्ड जो रेंजर्स के एहलकार शहीद भी हुए हैं, उसकी भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहले ये दावा किया गया पुलिस की जानिब से कि कारकुनान की जानिब से एक गाड़ी के नीचे उन्हें कुचला गया और बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनके भाई का जाके इंटरव्यू किया पीम्स अस्पताल में। उन्होंने कहा कि जी उसे पुलिस की गाड़ियों ने कुचला है। तो इस तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और कुछ चूँकि सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वीडियोज़ सर्कुलेट कर आप देख रहे हैं कि कारकुनान को सीधे फायर मारे गए, जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि कारकुनान जख्मी हुए हैं, जो स्ट्रेट फायरिंग हुई है उन पर। उसके बाद चूंकि 26 नंबर जो चुंगी था वो कल तो एक जंग का मैदान बना रहा और उसके बाद तकरीबन अब ये G9 तक जो काफिला है वहां पर पहुंच चुका है और आगे उन्हें रेंजर्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और उस तरह की भी खबरें पहले आ रही थी कि चूंकि रेंजर्स एहलकार की शहादत के बाद जो रेड जोन है उसे फौज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा और 245 के तहत फौज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह काफिला आगे बढ़ रहा है और रात को पहले ये भी खबरें पहले जिस वक्त बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए तो कुछ जो इस तरह के रूमर्स भी आ रहे थे कि जो बानी पीटीआई की जानब से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा के भेज दिया गया है बैरिस्टर गौहर के जरिए। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इसे कतहन इसे गलत करार दिया गया और कुछ निजी चैनल। लेकिन ये जो मुलाकात है अनवार, क्योंकि आप अडियाला जेल भी कवर करते हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड ही थी। मुलाकात का वक्त नहीं था, मुलाकात की डेट नहीं थी, मुलाकात तो इसी वजह से करवाई गई थी कि कोई मुज़ाकरात हो, बानी पीटीआई को रास्ता दिखाएं। देखिए, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी होते हैं, मुलाकात का दिन भी होता है, तब हमने देखा कि मैं चूंकि खुद अडियाला जेल कवर करता हूं तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं कई घंटे वहां पे बैठे रहते हैं, उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है। और कल 2 दफा मुलाकातें हुई हैं। पहले जो वक्त गया उसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान गए बानी पीटीआई से, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो वापस चले आए। उसके बाद फिर एक मुलाकात का दौर यहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में हुआ और उसके बाद एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त जो बैरिस्टर गौहर एक मरतबा फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई और फौरी उनकी मुलाकात करा दी गई। आधे घंटे की मुलाकात हुई और फिर बैरिस्टर गौहर वहां से रवाना हो गए। जब उनसे पूछा गया वहां पर कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कॉल ऑफ होने जा रहा है एहतजाज, तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा। बानी पीटीआई ने साफ ये कह दिया है। लेकिन कुछ फिर उसके बाद इस तरह की खबरें चलाई गई, एक निजी चैनल में भी खबर चली कि कुछ एक वीडियो बयान जो है वहां से रिकॉर्ड करवा के लाया गया, बैरिस्टर गौहर के जरिए भेजा जा रहा है और ये कॉल अप हो जाएगा। कुछ एक खबरें चल रही थी कि संजानी पे पड़ाव डाला जाएगा और उसके बाद फिर मुज़ाकरात चलेंगे और उसके बाद अगर मुज़ाकरात इनके कामयाब ना हुए तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार-बार इन तमाम खबरों की तकदीद कर रही है। गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी, वो बानी पीटीआई का पैगाम लेकर फिर अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी के पास वहां से आ गए थे। उनका ये कहना था कि जो उनका पैगाम है, मैं चूंकि एक जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था मिस्टर इनक्लेव में, उसमें कुछ पेशरफ का पहले ये खबरें चली थी कि कुछ पेशरफ जरूर हुई है। पहले ये भी कल सारा दिन ये रूमर्स चलते रहे कि ये ऑफर की है कि बानी पीटीआई को कि बनी गाला उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार-बार ये कह रही थी कि एहतजाज कॉल ऑफ उसी सूरत में होगा जब बानी पीटीआई इसके अहकामात जारी करेंगे। और कल बैरिस्टर गौहर जब निकले, हमसे हम पूछा तो उन्होंने सही बात है अनवार, जिस तरह आप बता रहे हैं रूमर्स तो ये भी थे कि शायद कोई जगह अलॉट कर दी जाएगी, लेकिन बाद में तरदीद कर दी गई। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मैं आगाह, मतलब अब सूरत हाल हसनैन इस तरह की हो गई है कि बातें ये भी चल रही हैं कि हुकूमत वाले हुकूमत में रहकर भी हुए नौकरी की मिसाल हैं और इमरान खान कैद में रहकर भी मर्द आजाद। वो जो इतनी बड़ी बड़के थी ना कि नहीं आने देंगे, खड्डे मार दिए, रोडे उखाड़ दी, अल्टीमेटली वही हुकूमत हमें मुज़ाकरात करती हुई भी नजर आती है। ख़वातीन उज़्ज़ात, मेरी और गज़ल की आपके साथ ये सिलसिला जारी है इस गपशप का और इसके बाद हम सीधा चलेंगे डी चौक में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की निगाहें हैं, खान साहब की निगाहें हैं, पूरे एहतजाजी जो आ रहे हैं वो उसी की वजह से वहाँ पे जाके एहतजाज करना चाह रहे हैं। वहाँ की एक्चुअल सूरत हाल क्या है, अभी इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, हम आपको लिए चलेंगे डी चौक में स्ट्रेट अवे, आपको इंतजार नहीं करवाते। डी चौक में हमारे साथ मौजूद है जमान मुगल साहब, इस वक्त डी चौक पे खड़े। जमान साहब, आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा कि डी चौक में क्या हालात हैं। बहुत सारी एक स्पेकुलेशंस होती है। जब मैं सुबह घर से आया तो सबसे पहले आके मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा कि डी चौक में क्या हो रहा है, तो इस वजह से हम आपकी तरफ आते हैं। डी चौक में क्या हो रहा है, अपने कैमरामैन को भी बोलिएगा, थोड़ा सा घुमा के बताएं वहां पे पुलिस की नफरी कितनी मौजूद है, एहतजाजी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको इल्म है कि पीटीआई की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उनके मुतालबात हैं कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, और उनके साथ साथ उनका ये भी मुतालबा है कि 26वीं जो तरमीम हुई, आईनी तरमीम हुई है, उसका खात्मा किया जाए, और उनके जितने लोग गिरफ्तार हैं उनकी गिरफ्तारियां जो है उनको कलअदम करके उनको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ उनके दीगर मुतालबात ही हैं। इस मुतालबात को मनवाने के हवाले से पीटीआई की तरफ से एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया, और वो प्रोटेस्ट जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि डी चौक में आके हम करेंगे। और इस वक्त 26 नंबर से कुछ पीछे जो है उनके काफिलों का पड़ाव है, वहाँ पे रात गए जो है शेलिंग भी होती रही है। और डी चौक के मनाजर हम आपको दिखाते चलें तो मेरे लेफ्ट साइड पर अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और हमारे जो SP हैं हाकिम खान साहब, वो इस वक्त फ़ोन के ऊपर किसी अफसर से जो है कोई डिक्टेशन ले रहे हैं। इससे पहले वो बाकायदा तौर पे जो है नफरी को हदायत खुद दे रहे थे। और आप अगर पीटीए के दफ्तर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी FC और रेंजर के जवान मौजूद हैं, और दूसरी जानब जो अमेरिकन कौंसलेट है पुराना, उसकी तरफ आप देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है बाकायदा तौर पर FC और रेंजर और पुलिस की नफरी मौजूद है। और इस्लामाबाद का जो मरकजी डी चौक है, इसमें अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो कंटेनर्स की बाहर है। कंटेनर्स की 3 लेयर लगाई गई है, 3x3 इसको कहा जाता है। 1 2 3 यानी 3 कंटेनर ऊपर हैं और 3 कंटेनर इसके पीछे हैं, और इनमें बजरी को डाल के बाकायदा तौर पे वेल्ड किया गया है कि अगर प्रोटेस्टर यहाँ से आगे आने की कोशिश भी करते हैं और किसी न किसी तरीके से पहुँच जाते हैं तो इन कंटेनर्स को किसी भी सूरत हटाया ना जा सके। और जहाँ पे कंटेनर्स के ऊपर स्क्रीन लगाई गई है उसके सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो नफरी है वो भारी तादाद में मौजूद है, और SP हाकिम खान है वो बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक्शन करना है। और दूसरी जानब जो चाइना चौक है, चाइना चौक के ऊपर बाकायदा तौर पे कंटेनर लगाए गए हैं, और वो कंटेनर जो हैं वो भी 3x3 लगाए गए हैं, और वहाँ पे भी पुलिस की रेंजर की भारी नफरी जो है तैनात है ताकि किसी भी सूरत प्रोटेस्टर जो है उनको क्रॉस करके आगे ना आ सकें। जी अच्छा समान, जैसे कि आपने तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक हमें बताया है और तमाम तर मनाजिर भी दिखाए हैं, जिस तरह से पुलिस और रेंजर्स हमें दस्ते काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एहतजाज वाले इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, कुछ इत्तलात हैं, और क्या आज ही ये तमाम तर डी चौक की तरफ अपना पड़ाव कर लेंगे, ऐसे नज़र आ रहा है? एहतजाज वालों की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उनकी ये कोशिश है कि इंतज़ामियों को, गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे अंगेज रखा जाए, और आज 4 दिन से वो इस मामले में कामयाब हैं कि उन्होंने इंतज़ामिया और गवर्नमेंट को अंगेज रखा हुआ है, और वो डे बाई डे जो है वो थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को डिले करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट की जाती है कि एक दिन में 1 अरब और 90 करोड़ से ज़ायद के जो अखराजात हैं वो हमारे इस प्रोटेस्ट के ऊपर हो रहे हैं। तो वो इस हवाले से जब मज़ीद प्रोलांग कर रहे हैं, और पेट्रोलियम की तरफ से भी रात को ये कहा गया था कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा रह गया है, अगर सूरत हाल जो की तू रही तो पेट्रोलियम बहरान का भी खदशा है। इस वक्त जो प्रोटेस्टर हैं वो 26 नंबर से पीछे जो PSO का पंप है वहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया हुआ है, और जो अली मीन गंडापुर का काफिला है वो उससे भी पीछे है, और मुतअद्दिद काफिले जो है उनसे भी पीछे हैं। और चूंकि 26 नंबर के ऊपर रात को भरपूर शेलिंग हुई थी, वहाँ पे मुजामत हुई थी और फायरिंग भी हुई थी, मुजाहिरीन की तरफ से ये इल्ज़ाम आद किया गया था कि ये फायरिंग जो है ये पुलिस की तरफ से की गई है, जबकि पुलिस की तरफ से ये इल्ज़ाम आद किया गया था कि प्रोटेस्टर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये फायरिंग की है, और उस फायरिंग के नतीजे में बहुत से लोग जख्मी भी हुए थे। और रात गए जो रेंजर के एहलकार हैं वो भी शहीद हुए थे, जिनकी तरफ से वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया कि प्रोटेस्टर ने उनको शहीद किया है, जबकि प्रोटेस्टर का ये कहना है कि रेंजर की गाड़ियां जब पीछे हट रही थी तो उस भगदड़ के दौरान जो है वो रेंजर के एहलकार जो उन गाड़ियों के नीचे आए थे और वहां पे उनकी शहादत हुई थी। दोनों तरफ से मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोटेस्टर हैं उनके काफिले जो है वो 26 नंबर से पीछे है। वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि 26 नंबर से आगे हम उनको नहीं आने देंगे। रात के वजीर दाखिला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि अगर वो 26 नंबर के ऊपर एहतजाज करना चाहते हैं तो वो करें, अगर वो आगे आने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें सख्त जुबान इस्तेमाल की। अगर आगे आते हैं तो फिर हम उनको पीछे नहीं जाने देंगे। पे इंतजामिया कितनी देर से प्रोटेस्ट
करने वालों को स्टक किए हुए हैं? मतलब कितनी ज्यादा मजामत का सामना है प्रोटेस्टर्स को और वो वहां से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे स्टक हैं वो? 26 नंबर के ऊपर रात को जो है भरपूर शेलिंग की गई थी इंतजामिया की तरफ से, उनको रोका गया था। लेकिन जो प्रोटेस्टर, उनकी एक अपनी पॉलिसी भी है, उन्होंने 3 से 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उनकी ये प्लानिंग है कि हमने मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहाँ से निकलना है और पुलिस को एंगेज करना है। और जब पुलिस को एंगेज कर लेंगे तो फिर एक तरफ जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे और वो अपनी उस हिकमत अमली के तहत बैठे हुए हैं ताकि जो पीछे से काफिले आ रहे हैं वो काफिले भी इकट्ठे हो जाए, उनकी तादाद में इजाफा हो जाए। और जैसे ही तादाद में इजाफा होगा और उसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानब चूंकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, रात गए भी बैरिस्टर गौर और कुछ लोग जो हैं वो अडयाला जेल बानी पीटीआई से मिल के आए थे और साथ ही वजारत दाखिला में भी उनकी मुलाकातें होती रही है। तो उन मुज़ाकरात को भी देखा जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठता है और मुजाहिरीन जो है इन चीजों को भी देख रहे हैं। ये जिन मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं, अभी जो मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं, रात गए, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। पहले ये खबरें थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये डिसाइड किया जा रहा है कि शायद पीटीआई को कोई एक खास जगह मुख्तस कर दी जाए जहां पर आकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बट उसके बाद खुद ही हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने भी और अपोजिशन वालों ने भी तरदीद कर दी थी। जब भी कोई मुजाहरा होता है, कोई लॉन्ग मार्च होता है, धरना होता है, उसमें ये पॉलिसी होती है। मुज़ाकरात भी होते हैं और उनकी तरदीद भी की जाती है। हमने माजी में देखा जब डॉक्टर तारिक कादरी और इमरान खान ने मुज़ाकरात किए थे, धरने दिए थे, उस वक्त यही था। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते थे, एक तरफ अपोजिशन भी जो है वो इनकार करती थी, गवर्नमेंट भी इनकार करती थी। और गुज़श्ता रात में यही सूरत हाल थी, बाकायदा मुज़ाकरात भी होते रहे और दोनों तरफ से इनकार की जो है खबरें भी चलती रही। ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है और दोनों तरफ से होता है। आप देखें कि रात को 2 मरतबा जो पीटीआई के लोग हैं वो अडयाला जेल गए हैं। हालांकि अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बाज़ औक़ात तो जेल खुलती नहीं है, लेकिन रात को तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है ना कि रात को 2 बजे 2 बार जो है जेल को खोला जा रहा है। आप इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि आपकी वहां पे मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया, जराए का ये कहना है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि क्या फौज आपको नजर आ रही है इस्लामाबाद की शाहराहों पे, गलियों में, या फिर अभी उसको डिप्लॉय करना है? ये तकरीबन सुबह 4 बजे जो है ये खबरें वजारत दाखिला की तरफ से चलवाई गई थी और वो खबरें तो चल चुकी हैं लेकिन अमली तौर पे अभी डिप्लॉयमेंट सामने नहीं आई है। और ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन भी कुछ देर तक जो है वो जारी हो जाएगा और बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी सामने नहीं आया, लेकिन डिप्लॉयमेंट अभी तक फौज की जो है नहीं की गई है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जवान यहाँ पे आपको नजर आएंगे, FC के आएंगे, पंजाब सिंध पुलिस के लोग हैं, रेंजर के लोग मौजूद हैं। रेंजर की भारी नफरी इस वक्त डी चौक में मौजूद है। तो ये लोग तौर पे आपको नजर आएंगे, लेकिन फौज के जो जवान हैं अभी तक उनको डिप्लॉय नहीं किया। और उनकी डिप्लॉयमेंट किस वक्त होती है, वजारत दाखिला ने इस हवाले से एक बाकायदा ब्रीफिंग भी प्लान कर रखी है। हो सकता है कि पहले ब्रीफिंग दी जाए और उसके बाद बताया जाए कि अब फौज को डिप्लॉय किया जा रहा है। अनवार, ये भी बताएं कि इससे पहले जब हम अनवार अब्बासी से बात कर रहे थे, रावलपिंडी रिपोर्टर हैं हमारे, तो वो यही कह रहे थे कि जो पुलिस है उनकी ड्यूटीज को लंबा कर दिया गया है, लेकिन उनके हवाले से कोई खास इंतजामात नहीं किए गए, उनके खाने पीने के हवाले से, रहायश के हवाले से। तो क्या ऐसा ही डी चौक में भी है? डी चौक में चूंकि अफसरान मौजूद होते हैं और किसी भी मातहत की जरूरत नहीं होती कोई इस हवाले से कोई बात करे या कह सके, लेकिन हमने रात गए मुख्तलिफ जो सिपाही हैं, छोटे लेवल के लोग हैं, उनसे ये बातें सुनी है कि जहाँ जहाँ उनको रखा गया है वहाँ पे नाकाफ़ी इंतजामात हैं। और सिंध पुलिस से आए हुए तो कुछ जवान ऐसे भी शाकी हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो ये बताया भी नहीं गया कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है। वो T-शर्ट्स में आए हुए हैं और इस्लामाबाद में चूँकि सर्दी है और यहाँ पे जो है उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो वो जो 2 अरब रुपया लगा रही है गवर्नमेंट की एक्सपेंस हो रहे हैं, वो कहां पे हो रहे हैं अगर पुलिस को खाना भी नहीं दे रहे तो? ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहाँ पे जाते हैं और उनके बिल्स बनते हैं और वो बिल्स कौन लेता है। मैं अब नाम लेके जो है वो एक्सपोज करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो मतहत हैं उन बेचारों के साथ यही होता है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ कैटरिंग वालों के ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि आपने इतने दिन खाना देना है, आपने इतने दिन देना है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक कैटरिंग वाले को रोका तो उससे पूछा कि आप कौन सी कैटरिंग वाले, उसने कहा जी मैं चौहान कैटरिंग वाला हूँ। तो आपको किसने ऑर्डर किया है? जी
आईजी साहब के दफ्तर की तरफ से ऑर्डर है कि आपने खाना पहुंचाना है, तो इस टाइप की सिचुएशन होती है। फिर वो बिल्स बनते हैं और फिर अफसर जो है उन्हीं बिलों के ऊपर जो है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा जमान, अच्छा ये अब बता दें कि हम गुज़िश्ता 3 दिन से ये सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत सी मतलब मामूलात ज़िंदगी मुतासर है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लग तो यही रहा है कि हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है जिस तरह मतलब खुद को महसूर कर लिया है। अब पीटीआई वालों की कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली नजर आती है? ये एहतजाज है, धरना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुबैना तौर पर पीटीआई को ऑफर दी गई थी कि आप 2 दिन के लिए एहतजाज कर लें, आपको पेशावर मोड़ का मुकाम दिया जाता है और तीसरे दिन जलसा करके आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन पीटीआई की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था, उस पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया और साथ ये कहा गया था कि हम बानी पीटीआई के सामने आपकी ये तजवीज़ रखेंगे। पीटीआई की ये कोशिश है कि हम इस प्रोटेस्ट को जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, गवर्नमेंट के असाब उतने जो है वो कमजोर होंगे और गवर्नमेंट मजीद। अच्छा जमान साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, एक सवाल का जवाब देते जाइएगा। जमान साहब, एक क्विकली सवाल है आपसे कि इस वक्त आप डी चौक पे मौजूद हैं, डी चौक के कौन से रास्ते खुले हैं या फिर सारे रास्ते बंद हैं? सिर्फ मीडिया की एक्सेस है वहां पे और पुलिस की एक्सेस है, ये भी बता दें क्योंकि आवाम जानना चाहती है। अवाम के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता खुला नहीं है, सिर्फ मीडिया को एक्सेस दी गई है। वो भी जो डीएसएनजीज हैं, डीएसएनजीज की चूँकि गाड़ियाँ ब्रांडेड होती हैं और उनको देख के बाकायदा बैरियर हटाया जाता है। उसके अलावा किसी किस्म की जो पब्लिक एंट्री है वो डी चौक की तरफ नहीं है। शहीद मिल्लत के सामने से उसको बंद किया गया है, चाइना चौक से बंद किया गया है, अम्बेसी रोड की तरफ से बंद किया गया है, नादरा की जो साइड है उधर से बंद किया गया है। एक्सेस नहीं है, सिर्फ मीडिया एक्सेस वहां पर मौजूद है। थैंक यू सो मच जमान मुगल हमारे से बराह रास्त मौजूद थे और जो मनाजिर थे वो आपने देखे हैं यकीनी तौर पर कि जिस तरह से कंटेनर्स हैं, पुलिस एक्टिव है, रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। क्या होगा जी, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तरीके इंसाफ ही बताएगी। यहाँ पर वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तमाम तर मनाजिर हमने देखे, जो कुछ डी चौक में था, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, जमान मुगल मौजूद थे और जिस तरह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर है, लोग घरों तक महसूर हैं, हुकूमत क्या कर रही है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर पीटीआई को देखें तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या होगा। उनकी स्ट्रैटेजी तो मेरे हिसाब से समझ आ रही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम धरना देने के लिए डी चौक आएंगे, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि मतलब जितना हमसे प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आती। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग गजल के एक तरफ से हुकूमत कह रही थी कि हम इनको आने ही नहीं देंगे, इनको बुरहान से पीछे रखेंगे। हाँ। लेकिन हमने कल देखा कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। हाँ। मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक भी बरकरार है, फिर अभी उनको जगह देने के लिए भी तैयार हैं कि पेशावर मोड़ तक उनको स्टक करना है या फिर परेड ग्राउंड तक स्टक करना है। गवर्नमेंट यहाँ पे मुझे कंफ्यूज नजर आ रही है। गवर्नमेंट कंफ्यूज भी है और रात को आपने देखा जब मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो उस तरह से नजर नहीं आए जिस तरह से नजर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। बस यही कहा गया, एक बौखलाहट का शिकार ही नजर आए हमें। जो अथॉरिटी थी उनकी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। एग्जैक्टली, और कहा गया कि भाई हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई कदम उठाएं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, देखिए पीटीआई की स्ट्रैटेजी के हवाले से हसनैन आप कह रहे थे, जब भी कोई हुकूमती या फिर आला शख्सियात जो है हमारे मुल्क में आती हैं तो तब ये धरने दिए जाते हैं। एससीओ समिट देख लें आप, और उसके बाद अगर लेकिन एक बात आपको बताओ, सॉरी टू कट यू, कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हमने इस तरह बना दिया जिस तरह रूस के प्रेसिडेंट है। हमारे साथ मौजूद है अलीना शिगरी, सीनियर तजिया निगार है, एंकर पर्सन है, रात को आप उनको सुनते भी हैं। अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो इस्लामाबाद है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, मफलूज हो गई है यहाँ पे जिंदगी। इसका जिम्मेदार कौन है? और मुज़ाकरात भी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन और गजल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त तो बहरहाल रियासत और हुकूमत पाकिस्तान हमें बैकफुट पे नजर आ रही है, एक वीक पोजीशन में, और काफी वीक पोजीशन पे नजर आ रही है। जब से 24 नवंबर की फाइनल कॉल का ऐलान किया गया था, आपके सामने पूरी सूरत हाल है। जिस तरह से
पूरे एक मुल्क को लॉकडाउन करने की कोशिश की गई। पंजाब को आपने पूरा कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया। इस्लामाबाद के तमाम वो रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे उनको कंटेनर्स लगा दिया गया। अभी पूरे मुल्क की जगहसाई दुनिया भर में हो रही है कि पाकिस्तान को आपने, पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस इस्लामाबाद को आपने एक सी पोर्ट बना दिया है, जैसे बगैर सी के आपने सारे कंटेनर्स, इतने तो मेरे ख्याल से अब ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि शायद पोर्ट पे भी ना हो। आपने जो हालात आपने यहाँ पर देखे, और गुज़िश्ता रात तो मैं दंग इस बात पे रह गई कि आपकी अगर हुकूमत अगर खुद इस बात पे और इस धमकी देने पर आ जाए, इस रवैये पे आ जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जब मीडिया से गुज़िश्ता रात गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि एक 5 मिनट का काम होगा रेंजर्स के लिए कि वो फायर करें और फिर लोगों को जो है वो सब कुछ क्लियर करा लिया जाएगा। तो रियासत क्या लोगों को सीधे फायर कर मारने की धमकियों पर उतरती है? रियासत तो माँ की जैसी होती है। हमने तो यही समझा था, सुना था, और हम यही तवक्को करते थे कि यही कोई रवैया होगा कि जिस तरह से लोगों के साथ एक इंगेज करके मामलात को डील, और अफाम तफहीम के साथ मामलात को डील किया जाएगा। एक तरफ हमें वफाकी वज़रा नजर आते हैं, आपको वजीर इत्तलात का बयान भी आपकी नजर से गुजरा होगा कि 7-8 हज़ार लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, आएंगे, पुलिस वालों के लिए बहुत काफी होगा, वो निमट जाएंगे इनके साथ। लेकिन 7-8 हज़ार अगर लोग थे इनके, लेट्स से चले मान भी लेते हैं, तो क्या इनको आप क्यों इसरार कर रहे हैं कि वो संगजानी या वो पेशावर मोड़ या वो किसी ऐसी जगह पे एहतजाज करें 2 रोज और उसके बाद एक जलसा करके चले जाएं? आपको फिर आप तो उनको आने दें, अगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले चैलेंज किया गया, पहले ये धमकियां दी गई, पहले ये ताने दिए गए कि वो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, लोग उनके साथ नहीं हैं। पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करने में बिल्कुल नाकाम रहे, लोग अब उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर यही हुकूमत है जो कि हमें इस हद तक अपने घुटनों पे आते हुए दिखाई दे रही है कि अब उनको इसरार वो करने पे आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी मकाम जो है उसका चुनाव कर ले और जहां पर वो अपना एहतजाज करके चले जाएं। रियासतों का रवैया ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त इदारे भी अवाम के सामने ला खड़े कर दिए गए हैं, एक रेज है, एक गम और गुस्सा है। अगर आप अपने ही लोगों पे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये गम और गुस्सा लोगों में कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। इस रेज को, इस डिस्ट्रस्ट को कम करने की जरूरत थी। अलीना, जैसे कि अभी आपने बात तो की है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि टाइमिंग्स पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। पूरा पैटर्न देखें, पूरा रिकॉर्ड अगर हम देखें, जैसे अभी मैं पहले हसनैन से भी बात करी थी, SCO समिट, फिर 26 अमेंडमेंट के हवाले से बात करें, उस वक्त तो हुकूमत ने बाकायदे तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बढ़ा दें। और अब हम देख रहे हैं कि डेलीगेशन आया हुआ है बेलारूस का, फिर प्रेसिडेंट आए हुए हैं, अब फिर से इस तरह का, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर दौरे जो हैं पहले से डिसाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ही वक्त पर कॉल देना नहीं। कॉल के अलावा भी देखिए, इंटरनेशनल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे होते हैं और ये स्केड्यूल्ड विजिट्स होते हैं। SCO समिट थी जिस पर आपने इनसे बात की, इनको यकीन दहानी कराई और उन्होंने डेफर कर दिया था अपना, आपको याद होगा, उस गारंटी के अगेंस्ट के इमरान खान साहब से जेल में, क्योंकि मुलाकातें तमाम प्रिजनर से बंद कर दी गई थी और इनको यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स को, उनके मॉलेज को इजाजत दे दी जाएगी, जो कि वो खैर वो वादा भी वफा नहीं हो सका था उस दौरान। बट SCO समिट सक्सेसफुल, उसका इनकाद एक आपने बनाया। जहां पर बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान आना था, सेम उसी डे पे आना था। अगेन हुकूमतों का काम होता है, अगर इस किस्म की सिचुएशन है भी तो आप विजिट्स को रीस्केड्यूल भी करवा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते थे, आप ये नहीं। और आपने अपने हाथ से खुद भी, बहरहाल अगर ये विजिट हो रहा था तो आपने उससे कबल आपने खुद ही लॉकडाउन की एक सिचुएशन, एक कैफियत सी बना दी थी। आपने सारे रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क थे वो ब्लॉक कर दिए थे। सो आपने तो खुद ही, मतलब ये एक विजिट कैसे कॉज कर सकता था। दूसरी चीज ये कि आपको निगोशिएशंस के लिए पहले से ये आप इस रवैये के साथ और एक इंतकामी रवैये के साथ नहीं बैठे होते। इन्होंने 24 नवंबर की जब कॉल दी थी उसमें चले वक्त था। आपको निगोशिएशन जो आप अब जो मामलात इतने नहज पे पहुंच गए, अब आप निगोशिएशंस के लिए आप सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, आपको पहले ये चीज करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने पूरे मुल्क से जो है वो कंटेनर्स मंगवा के आपने इस्लामाबाद को पूरा लॉकडाउन कर दिया। इससे पहले आपको निगोशिएशंस के जरिए ही, और हल मेरे ख्याल से सियासी मामलात का हल सियासी ही होता है और सियासतदानों को ही को मिल बैठकर इसका हल तलाश करना है। और अलीना, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की कि सियासी लोगों को इसका हल करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर देखें PTI है, दूसरी तरफ नून लीग है, लेकिन मुझे यहाँ पे जीत अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट की लगती है, क्योंकि सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं है। और दूसरा, बुशरा बीबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। कहा यह जा रहा था कि वो किसी कमिटमेंट के तहत बाहर आई हैं, लेकिन शायद अब वो उस कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रही। वो तो बड़ी फर्म स्टैंड लेके बिल्कुल रवां दवां इस्लामाबाद की जानिब।
हसनैन, आपने जिस तरह से कहा कि जीत आपको एस्टैब्लिशमेंट की नजर आ रही है, मेरे ख्याल से मैं इसको किसी भी स्टेक होल्डर की जीत नहीं समझती। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो रियासती इदारे हो, जीत इसमें किसी की भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हार, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हार है, पाकिस्तान की आवाम की हार है कि जब अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे आपके मुल्क की इतनी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और कोई भी फरीक जो है वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार ना हो, तो मेरे ख्याल से मुल्क इस वक्त हार रहा है। मुल्क में इस वक्त एक सिक्योरिटी चैलेंज है जिससे निपटना है। एक आपका जो हमेशा कहा जाता है कि इंस्टेबिलिटी से एक थर्ड फोर्स, एक थर्ड एलिमेंट, आपके जो दुश्मन अनासर जो हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। बहुत ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को डिस्टेबलाइज देखना चाहती हैं, और इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सिनेरियो है उन दुश्मन अनासर के लिए, उन तमाम कुव्वतों के लिए जो कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम को चाहते थे कि वो यकीनी बने और वो फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। उनको बहुत फायदा हो रहा है, और इसके लिए मेरे ख्याल से हम सबको समझने की जरूरत है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। सूरत हाल को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त बहुत ही गंभीर है। उससे निपटने के लिए अभी भी हम देखें तो सियासी जमातें अपने अपनी एक पोजीशन ठान के बैठी हुई हैं। कोई भी अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत है जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ तमाम जो तोपों का रुख है वो करके बैठी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है जो कि जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। पारा चिनार कुरम की सूरत हाल आपके सामने है। उस तमाम तर को पसे पुष्ट रख के वो इस एहतजाज को उनके सूबे के सरबरा वो एहतजाज को लीड कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इससे इस सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर है कि तमाम जो सेन हेडेड जो इन क़यादत में तमाम अफराद हैं वो इकट्ठे हों और मामलात को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, और अपनी अपनी पोजीशन से ये अना की भीट आपने मुल्क को चढ़ाया हुआ है। जिद्दें हैं लोगों की, और इस जिद के नतीजे में मुल्क जो है वो हार रहा है। दूसरी बात आपने बुशरा बीबी के लिहाज से की। मेरे ख्याल से आपको याद होगा जो गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की जानिब से वो जो वीडियो पैगाम था, उसके बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में भी और बड़ा एविडेंट है एक रिएक्शन, एक रद्द अमल सामने आया, और उनकी क़यादत के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि उस वीडियो पैगाम को, और जिसमें उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिए बगैर बहरहाल इल्ज़ाम आयद किया, सो उसको डिफेंड करना पार्टी की क़यादत के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा बुशरा बीबी जिन्होंने पहले डिसाइड किया कि वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगी, फिर खराबी सेहत की भी खबर उनके सामने आई कि उनके दांत और कान में उनके दर्द था जिसकी वजह से वो एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया अगली सुबह कि वो पूरे प्लान को उन्होंने रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा एहतजाज को लीड करेंगी, वरना उनके ऊपर जो है वो मजीद बातें की जाएंगी कि इमरान खान साहब की फैमिली खुद इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है, और लोगों के बच्चों और फैमिलीज को आपने आने के लिए इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए आपने कहा है। सो लिहाजा बुशरा बीबी अब इसको लीड कर रही हैं, और वो कहती हैं कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई ना हो जाए तो कोई भी पीछे वापस नहीं जाएगा, कोई भी वापसी का रास्ता जो है वो ना देखे। सो लिहाजा लीड करनी है। हमने माजी में भी देखा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी अहलिया बेगम मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा वो आगे बढ़ी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वो आगे बढ़ी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए। सो ऐसे ही हमें इमरान खान साहब की अहलिया उस रोल में नजर आ रही हैं। ऑल्दो के पार्टी के अंदर बड़ी डिफरेंट एक राय हमें जहां तक खबरें मिल रही थी वो पाई जाती है, क्योंकि आज के रोज उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स आपको याद होगा वो रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने जारी किए थे गुज़िश्ता हफ्ते, और 26 नवंबर को यानी कि आज के दिन उनको पेश करने के लिए नैब को बाकायदा तौर पे हिदायत दी गई। उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं, और उनको अरेस्ट करके पेश करने की आज की हिदायत है। सो क्योंकि वो गैर हाजिर रही हैं कोई 8 समातों में, तो आज उनको अब वो री अरेस्ट उनका किस हद तक मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। वो बहरहाल आगे इस प्रोसेस को अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, उनके साथ साथ ये मौजूद है इस एहतजाज में। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। और अलीना शेखरी जो कि ख्याल है कि काफ़ी तमाम तर एस्पेक्ट्स उन्होंने बता रही थी कि ये मैं उनसे डेफिनेटली एग्री करती हूँ कि जिस तरह से हम इंटरनेशनली क्या अपनी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, जब भी कोई मतलब वफ्त आता है तो इस तरह की सूरत हाल होती है। और दूसरा ये कि पारा चिनार का जो वाक़या वहाँ पर केपी की गवर्नमेंट का कितना फोकस होना चाहिए, ये एक अहम बात है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से उन्होंने बात की है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिस मुतालिक हम पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।
बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बुलावावे जिम्बाब्वे में मौजूद है, जहां पे वो पहला ओडीआई हार चुकी है। अब दूसरी ओडीआई में क्या कुछ होगा, क्या कुछ तब्दीलियां होंगी, क्योंकि आज है दूसरा ओडीआई जो कि पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू हो रहा है। हमारे साथ कौन मौजूद है? जी है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। वेलकम टू द शो शुएब साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि पहला मैच हुआ जिसमें जो कारकर्दगी थी काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। क्या कुछ गलत हुआ, क्या पोटेंशियल के साथ खेला नहीं, कहाँ गलतियाँ हुई? वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका और गजल आपका। और इस मैच में शर्मिंदगी के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। और आप कह रही हैं कि क्या कुछ सही हुआ या क्या कुछ गलत हुआ, इसमें सही तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखें स्टार्ट से लेके और बिल्कुल मैच खत्म होने तक हमारे पास सब कुछ गलत आया है, सब कुछ गलत हुआ है, सारे फैसले गलत हुए हैं। आपके कप्तान बाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी जब वो बैटिंग करने आए थे या टॉस जब लिया उनको बैटिंग की थी जब उनको, तो उस टाइम ओवरकास्ट कंडीशन थी, बाद में सन निकल आया। ये सूरज हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। जब देखो इनके पास यही एक्सक्यूज है। पहले भी आपको याद होगा पाकिस्तान गालिबन इंग्लैंड के टूर पे था, तब भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे दी थी कि जी उनकी बारी में बादल थे, हमारी बारी में जो है वो बादल नहीं थे। अजीब अजीब किस्म की ये बातें करती हैं। असल बात क्या है कि डीएल मेथड, डकवर्थ लुईस मेथड पे अगर 80 रन से कोई टीम जीत रही है, इसका मतलब है कि आपकी तो कैलकुलेशन ही नहीं थी। कैलकुलेशन होती तो टीम हारती 8-10 रन से, 12 रन से तो समझ आता कि यार ये कैलकुलेट कर रहे थे। 80 रन का मतलब है कि आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। 16वें ओवर में जाके जब जो टीम 50 रन बनाए मॉडर्न डे क्रिकेट में, और जिम्बाब्वे की टीम ने 8वें ओवर में 50 बनाए, आपकी टीम 16वें ओवर में 50 बना रही है। इट मींस कि आप डिजर्व ही नहीं करते थे इस जीत के लिए, आप डिजर्व ही नहीं करते थे, ना आप डिजर्व करते थे ना आपको जीत मिली। अच्छा शुएब साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि बाबर आजम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम नहीं है, एटलीस्ट नए लड़कों को मौका मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जट साहब, मुझे तो किसी नए लड़के में वो दमखमी नजर नहीं आ रहा जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में होना चाहिए। हसनैन देखिए, बात सुने, पहले तो हमें इस एक्सक्यूज से पीछे हट जाना चाहिए कि जी हमारे पास शाहीन नहीं थे, बाबर नहीं थे। अगली टीम कौन सी, कोई वो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी भाई, वो भी तो जिम्बाब्वे की टीम थी। जितना आपका अगर इनएक्सपीरियंस टीम थी तो वहां पे भी कोई हजार मैचों का तजर्बा लेके नहीं बैठे हुए थे। आपके मैच में आप देखें ना कि आपके पास रिजवान जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद था, बाकी आप देखें आपके सारी जो है वो गन्स मौजूद हैं जिन पे आप मुकम्मल रिलाय करते हैं। यंगस्टर्स तो सिर्फ धोखा ही है पाकिस्तान में। यंगस्टर्स के नाम पे आप हमेशा यही करते हैं। यंगस्टर्स को जो उसका नंबर है वो उसको नंबर पे खिलाएंगे नहीं, आप उसको जबरदस्ती नीचे धकेल देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। सारी चीजें आप अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोस्ती यारियों पे चल रही है। सारे फैसले, पहले तो सिर्फ टीम में दोस्तियां होती थी, अब तो टीम मैनेजमेंट में भी दोस्तियां। मैं कहता हूं कि इस टीम मैनेजमेंट को इस शिकस्त के बाद फौरी तौर पे सैक कर देना चाहिए, जो इतनी कैलकुलेशन नहीं दे रही। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, बॉल टू बॉल कैलकुलेशन दी जाती है कि डकवर्थ लुईस है, मैच में बारिश की फोरकास्ट है तो आपने 5 ओवर में इतना करना है, 6वें ओवर में इतना करना है, 7वें ओवर में कितना करना है, विकेट गिर गई तो कितना करना है। एक एक चीज कैलकुलेटेड है, एवरी बॉल कैलकुलेट हो रहा होता है। ये क्या, मैं फिर मुझे कहना पड़ेगा, ये क्या लस्सी पी के सो रहे थे? ये कर क्या रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहां पे कर दिया कि जिम्बाब्वे से डीएल में 80 रन से हारे हैं। दैट इज द वर्स्ट डिफीट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन शुएब साहब, बात ये है, मसला अब ये है कि आप ठीक है नए तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन एम्बैरस नहीं करना चाहिए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। और ये कुछ सिर्फ पहली बार की बात तो नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार हारे हैं। लेकिन बात ये है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। और जिस तरह आपने सिलेक्शंस के हवाले से बात की कि वहाँ पर दोस्तियाँ यारियाँ भी चल रही हैं, तो ये किस हद तक इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल यही हमारी क्रिकेट को बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह करके रख दिया इस फैसले ने। पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम यही आ रहा है। आप देखें, हम अभी यंग गन्स की बात कर रहे हैं या इनएक्सपीरियंस टीम की बात करते हैं, तो अभी इंडिया ने जो जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज हराई है, तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने जाके परफॉर्म नहीं किया। इनएक्सपीरियंस टीम जाती है और वहां पे जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे देती है। और आप तो यार जिम्बाब्वे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम माइंडसेट का है, टैलेंट का मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास एक से बढ़ के एक टैलेंट होता है, लेकिन माइंडसेट का मसला है। जब पाकिस्तान टीम में वो इंडक्ट होता है तो ड्रेसिंग रूम का जो माइंडसेट है वो डिफेंसिव है। जब आपका सिपासलार डिफेंसिव हो, जब आपके पॉलिसी मेकर डिफेंसिव हो, जब आपकी स्ट्रेटेजी मेकर डिफेंसिव हो, तो आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल नहीं सकते। और जब आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आप कर ही नहीं कर सकते सर्वाइव। यही वजह है कि आपको अमेरिका भी हरा देता है, यही वजह है कि आपको जिम्बाब्वे भी जो है वो नाको चने चबवा देता है। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे कि हम रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए हैं। भाई आंखें खोल लें, ऑस्ट्रेलिया को आप जब हरा कर आए हैं वो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की थी नहीं, वो आपको सीरियस ले ही नहीं रहे थे।
अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटेंट की बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की, मुझे ये बताइए आपके ओपनर्स को क्या हो गया? हमारे ओपनर्स तो आते हैं और इस तरह लगता है कि शायद सामने कोई वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक है, टुक टुक करते हैं, 10 ओवर्स में 30 रन बनाते हैं या फिर उसमें भी 2 बंदे आउट हो जाते हैं। ये ओपनिंग हमारा स्टाइल नहीं था। हमारी स्टाइल तो आमिर सोहेल और सईद अनवर वाला स्टाइल था, जो कि हम इन ओपनर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद T20 में भी और ODI में भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हसनैन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारा प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि माइंड सेट का प्रॉब्लम है। जब टीम आपको, मुझे बताए ना कि 200 जो है वो 6 रन का टारगेट हो, ओवरकास्ट कंडीशन हो, तो कौन अहमक होगा जो ये इनको कह रहा होगा कि आप 16वें ओवर में भी जाके 50 करें? भाई ओवरकास्ट का पता होता है कि यार बारिश इतने ओवर्स तक एक्सपेक्टेड है, तो आपने उससे ऊपर रहना होता है। अगर आप उस पार स्कोर, ये कहलाता है क्रिकेट की लैंग्वेज में, अगर आप पार स्कोर से ऊपर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप जीत के लिए गए ही नहीं है। अब साइम अयूब जो है वो कोई नया लड़का नहीं है, अब्दुल्ला शफीक कोई नया लड़का नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक तो गालिबन जब यूनुस खान टीम में खेलता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिसबाउल हक तब भी पाकिस्तान टीम के साथ साथ रहते थे। फिर उसके बाद आप देखें रिजवान, कौन कहते हैं कि रिजवान जो है इनएक्सपीरियंस है? ठीक है, हमारे पास लड़के थे लेकिन इन्होंने क्या किया? लेकिन शुएब साहब, अब आपने रिजवान के हवाले से बात कर ही दी है, तो रिजवान इज टू स्लो इन बैटिंग, बट व्हाई? 43 बॉल्स 19 रन, ये मैं समझता हूं कि एक क्राइम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मॉडर्न डे क्रिकेट में 19 गेंदों पे 43 रन बनते हैं, 43 गेंदों पे 19 रन नहीं बनते, और उसमें भी सिर्फ एक चौका। तो इससे ही पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट ये है ही नहीं। आप देखें पूरी पाकिस्तान की बारी में टोटल जो चौके लगे हैं, 6 चौके 7 चौके लगे हैं पूरी पाकिस्तान की बारी में, ठीक है। और अगर आप उनकी बारी में जाके देखें तो उनके ओपनर जो हैं उनको सिर्फ उन्होंने 5 चौके लगा दिए और 1 छक्का लगा दिया, तो 6 बाउंड्रियां तो उनकी थी। जो आपकी पूरी जो है वो 6 लड़कों ने बाउंड्री लगाई है, उनके सिर्फ ओपनर ने उतनी बाउंड्रियां लगा दी। इसी तरीके से अगर उनकी टोटल बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो वो आपने सिकंदर को देखा होगा, 6 चौके उसने मार दिए। फिर आपने रिचर्ड को देखा होगा, 5 चौके उसने मार दिए। तो वहां तो फैंटी लग रही थी हमारी जो है ना बॉलिंग लाइन की। और बाद में आपके कप्तान आके कहते हैं कि जी उनकी बारी में सूरज निकल गया था, हमारी बारी में जो कंडीशन है वो ओवरकास्ट थी। ये मूसा रब्बानी ने पहली मरतबा आपका ऐसे नहीं किया, वो पहले भी आपको इसी तरह तिगनी का नाच नचाता रहा है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये अपना माइंडसेट बदलते नहीं और एक्सक्यूजेस ऐसे ऐसे बनाएंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये वाकई प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। अच्छा सर, हाल ही में इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका गई, 2 सीनियर प्लेयर मौजूद थे, हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव, और तिलक वर्मा वहाँ पे सेंचुरी बनाते हुए नजर आए, सैमसन ने सेंचुरी बनाई, फिर अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी बनाई। हमारे यहाँ तो जिस तरह आप बता रहे हैं, मैं गिनवा के आपको बता सकता हूँ, इस टीम में भी 7 ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे जिनके पास मोर इनफ तजुर्बा था। लेकिन वजह क्या है कि उसके बाद हमें बहाना ये बनाया जाता है कि क्योंकि नौजवानों को ट्राई किया और नौजवानों को ट्राई करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। बात यही तो है हसनैन, ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं। भाई आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप नौजवानों को छोड़े, आपने क्या कर दिया? आपने 43 गेंदों पे 19 रन बनाए। ठीक है जी, हम नौजवानों को कहते थे कि जी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, ज़ाहिर नए गेम्स हैं, प्रेशर उन्होंने हैंडल नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया है? आपने तो 43 गेंदें खेल के 19 रन बनाए। आप तो मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, कोई अब्दुल्ला शफीक पहला दूसरा मैच नहीं खेल रहा था, वो हसीबुल्लाह की तरह डेब्यू नहीं कर रहा था, अपना 16वां मैच खेल रहा था। अगर 16 मैच में भी जाके और फिर आपके इतने टेस्ट 100 भी हैं आपके पास, अगर आप 16वें मैच में भी जाके इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो ये 5 गेंदों पे आप 1 रन बनाते हैं और मुंह लटका के आप चले जाते हैं, तो फिर कैसे क्रिकेट फ्लोरिश करेगी? अच्छा शुएब, आपने बात ये की है ना कि जिस तरह से मतलब हर कोई अगर अपना इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें देख ले तो बेहतर हो सकता है। इसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि टॉस कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। क्योंकि जब आप नए तजुर्बे करते हैं, नई टीम होती है, तो पहले आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि पहले आप बैटिंग कर लें, खेल लें, चेस कर लें, क्योंकि बाद में ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। देखिए, इससे पहले मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि सलमान अली आगा भी अपना 25वां मैच खेल रहा था, कोई दूसरा तीसरा मैच नहीं खेल रहा था। ठीक है, आपके जो वो हैं हारिस रऊफ हैं, वो अपना 42वां 43वां वनडे मैच खेल रहा था, कोई पहला दूसरा मैच नहीं खेल रहा था। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें हसनैन की, वो 27वां मैच खेल रहा था। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं कि यंगस्टर्स की टीम है और कितने इनको मैचेस चाहिए एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। टॉस की जहां तक बात रही, बिल्कुल टॉस का थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन अगर टॉस पे ही सारे फैसले होते हैं तो फिर टीम जो है बाहर आ जाए कि जी टॉस हमारे हक में नहीं है तो हम ऐसा कर लें। और इस मैच में अगर आप जिम्बाब्वे वाले की बात करेंगे, इस मैच में जाके हम चीजों को देखते हैं, परखते हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे जल्दी से बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? यार
पाकिस्तान का केस बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। आई डोंट नो कि ये बात मुझे ऑन एयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के विजुअल्स बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहे हैं, वो तमाम टेस्ट नेशंस के पास भी जा रहे होंगे, इंटरनेशनल मीडिया उनको कोड कर रहा है, तो उसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान की पोजीशन मजीद कमजोर हो गई है। थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी। वो कह रहे हैं केस उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। और अब मैं आज क्रिकेट भी तो से है ना कुछ आज मीटिंग भी है, आज भी लेकिन शादियों का सीजन भी है साथ साथ और शादियों में फोटोशूट भी होता है। हाँ। और फोटोशूट के लिए इस्लामाबाद में 3-4 जगह तो बहुत ही पॉपुलर है। हाँ। एक अगर आप I8 कचनार पार्क की बात करें, वेरी famous। पॉपुलर, वहां पे आप हर दूसरे जोड़े को देखेंगे। हाँ। फिर ये जो मैरियट के पीछे एक रोड है, हाँ, वहाँ वो पर भी बहुत फेमस जोड़े है। आते वहाँ हैं। पे जोड़े भी आते हैं, उसके साथ साथ कोई बॉडी बिल्डर भी आते हैं, हाँ। उसके बाद आप समझ लें कि एक्टर्स भी आते हैं। लेकिन एक फोटोशूट ऐसा हुआ जिसने जो सबको पिछले हैरान दिनों कर में दिया। सबको हैरान कर दिया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, डी चौक पे हुआ। हाँ, और डी कंटेनर्स चौक। के बीच में हुआ। कंटेनर्स के बीच में हुआ, पुलिस के बीच में हुआ, रेंजर्स के बीच में हुआ और पूरा पाकिस्तान परेशान है कि ये कैसा फोटोशूट कैसा था। इसी मुतालिक बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर आप अभी उनको देख भी सकते हैं, कासिम एंड होला हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुबह की सोच आप दोनों को। सबसे पहले तो जिस तरह से आप लोगों ने फोटोशूट कराया, हम सबको हैरान कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस वक्त आप काफी ट्रेंड पर जा रहे हैं, वायरल है। हमें थोड़ा सा बताएं कि ये आपके लिए एडवेंचर था, यादगार लम्हात थे, ह्यूमिलिएशन थी, क्या थी? सबसे पहले तो हमें सब थैंक यू सो मच फ्रॉम योर साइड। और हमें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। हम अपनी शूट लोकेशन पे पहुंचना चाह रहे थे, जिस पे हम पहुंच नहीं सके। तो हमने कहा चलो लेट्स मूव फॉर डिफरेंट आइडियाज। तो हमने आइडियाज स्क्रॉल करना शुरू किया, अपने सोचना शुरू किया। तो हमने कहा चलें, कंटेनर है हमारे हॉल के पास ही, तो हम यहीं पे शूट करवा लेते हैं कंटेनर्स को एज अ बैकग्राउंड यूज करते हुए। तो हमने एक फन और मेमोरी के तौर पे हमने कहा चलो लेट्स, कि हमने इन कंटेनर के हालात में भी सक्सेसफुली अपनी शादी हमने कंप्लीट की, तो हम इसके सामने शूट कराते हैं। हमने शूट करा लिया। शूट करा के हम वापस आ गए। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन वी वोक अप, एवरीथिंग वाज लाइक आवर फोन्स वर रिंगिंग, पीपल वर सेइंग कि आप वायरल हो गए हो। मतलब और आप फिर लोगों ने ट्रेंड सोचा भी नहीं होगा कि इस हद तक। ही नहीं, it was a total surprise for us, and quite honestly we are not ready for this. मतलब एकदम वैसे से वैसे खोला, मुझे ये बताइए आप कि ठीक है, वहाँ पर जा आपकी रहे भी, हो। मुझे लगता है कि आपकी भी लोकेशन वही थी शायद, आगे जो बिल्कुल मैरियट के आगे रास्ता जाता है जो ट्रेन 3 पे, क्योंकि आप वहां पे नहीं, स्टक नहीं, हो गए, नहीं। या कोई और लोकेशन थी? You're और मुझे ये बिल्कुल बताइए कि mistake पुलिस ने here. किस तरह अलाउ किया आपको? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट डी चौक, हाँ। ये मारगला रोड है, बिल्कुल अच्छा। हमारे अच्छा, वेन्यू अच्छा। के पास था। बहुत ज्यादा सर्कुलेट ये करिए न्यूज किड्स डी चौक, ये डी चौक बिल्कुल भी नहीं है, ये ओके। मारगला रोड है। और हमारे बिल्कुल वेन्यू के पास यही पड़ता था, तो वी थॉट के यार चले थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हमारी मेहंदी में, बारात में, तो हमने सोचा कि चले थोड़ा सा फन मोमेंट लेते हैं, स्ट्रेस से निकलते हैं, यहाँ पे शूट कर लेते हैं और वो इतना वायरल हो जाएगा, हमें इस बात का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। हम बाहर जा रहे हैं तो पीपल आर लाइक गेसिंग कि ये वही है, दूसरा कहते हैं नहीं है वो नहीं है, और हम वहां से भाग के बाहर आ जाते हैं। जी, हम मतलब इंजॉयमेंट के लिए ये इतना, निकलते हैं बाहर, कुछ खाने हाँ हाँ, के लिए। ये इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब हम सब देखकर भी बहुत खुश हुए। और जिस तरह से, चाहे वो डी चौक हो, मारगला हो, हर तरफ इस वक्त कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, यू नो। बट अब आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, आप उसको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है वक्तन फवक्तन। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपका शूट हुआ, सब कुछ हुआ, तो जैसे हसनैन ने भी आपसे पूछा कि पुलिस ने आपको अलाउ कर दिया था, और फिर दूसरी बात ये कि क्या आपका रिएक्शन था फैमिली वालों का और आपके फ्रेंड्स का? कासिम। तो पुलिस की वजह से हमें कोई इतनी डिस्टरबेंस नहीं हुई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि हमारा डे का फंक्शन था। हम दिन टाइम पे जब हम सलून से फारिग हुए, तो वो हम हॉल जाते हुए ही रास्ते में आता है ये E11 वाला रोड, तो ये बिल्कुल एम्प्टी था। हमने कहा चलो वी कैन टेक 5-10 शूट हेयर, 5-10 पिक्चर्स हेयर। सो हमने वो अपनी 5 to 10 पिक्चर्स वहां कराई। बाकी हमने अपनी लोकेशन पे जाके करानी थी, जहाँ पे हमारा वेन्यू था, इवेंट था। तो वो जो हमने 5-10 पिक्चर्स वहां ली कंटेनर पे, वही हो गई वायरल।
सही सही। अच्छा कासिम, और बहुत बाकी सारे जहाँ लोगों की ना शादियां फ्रेंड्स कैंसिल भी और हुई। फैमिली का रिएक्शन, हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी शादियां कैंसिल हुई, दिसंबर तक पहुंच गई। तो आपकी शादी में आपके रिश्तेदार पूरे पहुंचे हैं या फिर कोई ना कोई लोग तो स्टक हुए होंगे? जी दिस वाज दी, बहुत से लोग स्टक तो हुए, बट दिस वाज द मेन कंसर्न कि मेरे मेरे भी और इनके भी फैमिली मेंबर्स हमारे अब्रॉड भी होते हैं बहुत से, और कराची वगैरह में भी होते हैं जो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। तो शादी डिले करना वाज लाइक वेरी अनएथिकल फॉर अस राइट नाउ, इट वाज कि नॉट एन ऑप्शन इट फॉर वाज अस नॉट एन ऑप्शन एक्चुअली। फॉर। तो एग्जैक्टली। हमने शादी को एक्सिक्यूट करना ही करना था। हमने अपने सारे गेस्ट को, क्योंकि हम पिंडी साइड पे रहते हैं, हमने अपने सारे गेस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामाबाद मूव किया। फिर हमने अपने इवेंट के केटरर्स को इस्लामाबाद मूव किया। वाह, उनको भी हमने खुद ही रिहाइश दी कि आप रुकिए, हमारा इवेंट यहाँ पे करना ही करना है। क्या बात है! डिटर्मिनेशन थी, और तो ये एक डिटर्मिनेशन मेमोरी आप बन दोनों गई को इस वक्त हमारे हमारे साथ भी साल में बिठाए भी कि रखी एक है। इवेंट हो गया। और उसके साथ साथ आप पूरे पाकिस्तान में वायरल हैं। अल्लाह आपकी शादी में बरकत डाले और इसी तरह आमीन। आप खुश और खुरम रहें। कासिम रोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बड़ा मुनफरिद आपका ये तजुर्बा रहा है और आपने एक मिसाल कायम कर दी है सबके लिए कि पाकिस्तान में चाहे हर वक्त कुछ भी होता रहे, शादी को आपने कैंसिल शादी नहीं को करना कैंसिल और नहीं फोटोशूट करना। को आपने कैंसिल नहीं करना, बेशक कंटेनर्स ही क्यों ना हो। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही खुसूसी हमारा सेगमेंट है जिस मुतालिक मतलब सब जानना चाहते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, इवन दैट जब गर्मियां भी होती हैं, तो तब ये जो है मसाइल बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो स्किन की एलर्जी है। अक्सर औकात हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बहुत से जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े भी इफ़ेक्ट करते हैं, वो कलर भी इफ़ेक्ट करता है कि उनको खारिश होती है, एलर्जी हो जाती है, रैशेस से हो जाते हैं स्किन पर। इसके अलावा पिंपल्स और मैं बहुत ब्लैक पेन तो मुझे होती है। ब्लैक पे ना, ब्लू पे भी अक्सर कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये तमाम तर वजूहात हैं कि आखिर वजह क्या है और किस तरह से जो है इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, जड़ी बूटियों से या फिर जो दीगर मेडिसिन होती हैं उस मुतालिक। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम अजमल महमूद, नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मियाँ भी जब हों, जैसे हसनैन ने भी कहा कि वो ब्लैक कलर पहनते हैं तो उनको एलर्जी होती है, तो बुनियादी वजूहात क्या है इस एलर्जी की? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेसिकली बुनियादी तौर पे जो एलर्जीज हैं या जितनी भी स्किन एलिमेंट्स हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस चीज़ के ऊपर होता है कि जब आपका निज़ाम मुदाफ़अत, जिसको इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जब वो गेड नहीं होगा, आपकी न्यूट्रिशन, डाइट, आपकी एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आपकी बॉडी में आपको तंग करते हैं। सो इट्स ट्रू विद नॉट ओनली विद, जिस तरह बाज लोग हैं कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में बारिशें वगैरह नहीं हुई और लॉट ऑफ डेस्ट, लॉट ऑफ वायरल इश्यूज। तो ये सारा जो सर्कमस्टांसेस थे, मुल्क के जो हमारा आबो हवा थी, वो सब लोगों के लिए बराबर थी। लेकिन उसमें जिन लोगों का निज़ाम मुदाफ़अत कमज़ोर था, जिनकी न्यूट्रिशन सही नहीं थी, जो अपना ज़्यादा सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो वो ज़्यादा टारगेट हुए और वो ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हेल्थ के लिए, भले वो आपकी एलर्जीज हो, विंटर का सीजन हो, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, रिगार्डलेस, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ जो एलर्जीज की कैफियत है, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे आप जब आपका निज़ाम मुदाफ़अत नहीं काम करता, तो उसकी बहुत कम ऐसे टाइनी अमाउंट हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से जो है वो आपको होते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं एम्फेसिस बात पर रखूंगा कि लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए विद राइट न्यूट्रिशन। खास तौर पे मेरा जो जिन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यंग हमारे जो लोग हैं, उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, दे आर ऑन जंक फूड एंड ऑल्सो जब आपके आजकल खुराक में लॉट ऑफ एडिटिव्स, बाइंडर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो वो जो चीजें खाती हैं, तो मे बी यू आर एक्चुअली एलर्जिक टू एजिनोमोटो जो चाइना सॉल्ट है, मे बी आप कैसे ब्रेड से या मे बी आप एग से आपकी एलर्जी हो, तो वो ये सारी चीजें एग्रीवेट कर रही हैं।
तो द ओवरऑल ट्रेंड इन द यूथ है, हमारी जो जनरेशन है उसमें ये है कि दे नॉट ईटिंग हेल्थी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग। तो मैं हमेशा आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द काजेज ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द सिम्टम्स। ये तो एलर्जी, किसी को रैशेज आ गई, किसी को खांसी लग गई, जुकाम, ये तो सिम्टम्स हैं। तो इसका जो वजह है वो ये है कि हमारा निज़ाम मुदाफ़ित जो है दैट इज कोलैप्सिंग, तो उसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है मौसम सरमा में भी। सो ये क्या जी मौसम बदलता है, मौसम सरमा का मौसम आता है तो ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, इसकी क्या वजूहत हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस वक्त सर्दी आती है तो उस वक्त खास तौर पे आपके जो चेस्ट है, जिस तरह जो दमे के मरीज होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डस्ट होती है, सर्दी होती है, तो उसमें ये जो है वो वायरल जो है प्रॉब्लम्स हैं या बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। उसमें दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो ये है उनको मद्देनजर रखना कि एक आपके जो आप अपने आप को सही रैप अप करें, नंबर टू ये है कि आप अपनी जो है ना वो खाने पीने में एहतियात करें। जिस तरह लोग ज्यादा जो फूड गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये चीजें एग्रीवेट होती हैं, तो इसकी एग्रीवेशन की वजह ये है। सही हो गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रियाज साहब कराची से। रियाज साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका? हसनैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज बात यह है कि जी कराची में जो है वो ये जो डेंगू और ये चिकनगुनिया की बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है। तो पहले तो सिंध हुकूमत यहाँ स्प्रे का बंदोबस्त करे क्योंकि इसकी वजह से मच्छर कोई सिस्टम नहीं है। सेकेंडली ये हकीम साहब से ये पूछना है कि मुझे पिछले महीने की 12 तारीख को ये चिकनगुनिया और डेंगू हो गया था, लेकिन मुझे 1.5 महीना तकरीबन हो गया है और अभी मैं स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक है। मैं जो है वो ग्राउंड नहीं जा रहा, हालांकि मौसम बहुत अच्छा है, उठता हूँ ना बैठ सकता हूँ ना अगर बैठ जाऊँ नमाज में तो फिर किसी बच्चे को कहता हूँ कि मुझे जरा ऊपर करें कि मैं खड़ा हो जाऊं। बैठ के नमाज पढ़ता हूँ, हर चीज वो हो गई है, जोड़ों में, उंगलियों के जोड़ों में, कंधों में, हर जगह बहुत ज्यादा पेन है। इसको कैसे कर में वो किया जाए ताकि चिकनगुनिया कराची वाले बहुत परेशान ठीक हो गया। ठीक है रियाज साहब, ठीक हो गया जी। अब thank you very much for your call and your questions. Unfortunately, I'm not privileged to have your medical record or history. लेकिन एक जेनेरिक एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपको डेंगू हुआ है और उसके बाद आपके जो है वो तबीयत खराब हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोबारा कि आप अपनी जो हेल्थ को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि ऑर्गेनिक जो है वो देसी मुर्गी का सूप बना के वो पिएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियां ज़्यादा खाएं। उसकी वजह से एंड अनदर थिंग इज कि कोई भी चीज़ डोंट ईट इट इन वन गो। जिस तरह आप कोई अगट्ठी कोई चीज़ न लें, लिटिल एंड ऑफ्टन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि जिन चीज़ों से आपकी बॉडी का निज़ाम मुदाफ़ियत बेहतर हो, जो आपके लिवर, किडनीज, लंग, हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सबसे बेहतरीन जो है चीज़ वो ये है कि जब आपकी न्यूट्रिशन ठीक होगी तो बाकी मामलात आहिस्ता आहिस्ता आपके वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि एक बेहतरीन से बेहतरीन इंजन गाड़ी में पड़ा हो, तो अगर उसका फ्यूल सही ना हो, उसमें पेट्रोल की जगह डीजल या मट्टी का तेल डाला जाए तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी डाइट को, न्यूट्रिशन को रिव्यू करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था हकीम साहब कि कौन सी ऐसी गजाएं हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, स्पेशली एलर्जी से बचने के लिए? जी, बेसिकली ये है कि आजकल के जो वेदर है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो वेजिटेबल्स का, लेंटल्स का सूप इस्तेमाल करें, फ्रूट जूसेस, सब्जियां इस्तेमाल करें। मेक श्योर कि जब आप डस्टी एरिया में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि डस्ट आपके जो है ना वो नाक और मुंह के जरिए बॉडी में ना जाए। और जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो यही है कि अपने आप को जस्ट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और अपने जो है वो ग़िज़ा का जो है वो खास ख्याल रखें। और उसके साथ ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना आपको जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हेन अ पर्सन, अब जितने भी कॉलर्स हैं मैं उनकी सारी हिस्ट्री या उनके मेडिकल रिकॉर्ड से तो अवेयर नहीं हूँ,
दिस इज अ वेरी प्रिसाइज एंड इस तरह की एडवाइस। लेकिन जेनेरिक एडवाइस ये है कि आपका निज़ाम ठीक होना चाहिए, आपका गट हेल्थ, आपके मैदे की हेल्थ। इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड तो नथिंग विल वर्क। तो मेक श्योर कि आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपकी बाल मूवमेंट रेगुलर हो, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीजें खाएं ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स करे, आपके सिस्टम से टॉक्सिन्स निकलें और आपकी हेल्थ बेहतर हो। अगर आपका मैदा ही नहीं सही है तो अच्छी से अच्छी मतलब ग़िज़ा आप आप ये सही कह रहे हैं कि इस्तेमाल ग़िज़ाएँ करें। जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो बेहतर होनी चाहिए, जंक फूड से थोड़ा-सा ऑफ जो है कोर्स। वो एहतियात बरतनी चाहिए। अजमल साहब थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि अक्सर औक़ात मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ बच्चियाँ हैं या फिर कुछ बच्चे भी हैं ऐसे, उनके फेस पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं जिसका कोई जी, हमें हल नज़र नहीं आता। वो चीज़ क्या हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तब इफ़ेक्ट होता है या फिर वेरी उसका कोई और मसला है? वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल मैं इसकी तरफ आ रहा था कि आजकल चूंकि हमारे बच्चों की ग़िज़ाएं ठीक नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये जो खास तौर पे जो बच्चियां हैं उनमें द प्रॉब्लम इज, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओएस सिंड्रोम। तो उसकी वजह से ये एक तो उनका वजन बढ़ जाता है, हुँ, ऑल्सो जो यंग लड़कियां हैं वो अब टाइम से पहले दे स्टार्ट देयर साइकिल्स एज वेल, दिस इज हुँ, वेरी कंसर्निंग। तो अगेन क्योंकि अगर आपका यू आर वेरी वेल फेड बट अंडर नरिश, तो इसका हुँ, बिल्कुल अगेन जो आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत जंक फूड नहीं है, वो ज्यादा बच्चे हैं ही इसके ऊपर एडिक्टेड हुए। ऐसे तो ही। उसका सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो यही है कि उनकी जो आप देखेंगे शेप्स जो हैं, देयर इज एन ओबेसिटी उनके अंदर, आप देखेंगे कि दे डोंट लुक फ्रेश, चेहरा उनका पीला पड़ा हुआ है। उसका हमारी जो वो इस तरह कहते हैं कि यू आर वेरी वेल फेड एंड अंडर नरिश, पेट आपका भरा हुआ है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिल ही नहीं रही, आप सारी प्रोसेस फूड खा रहे हैं, इस तरह की जो जंक फूड है। आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर आपका खाना सही नहीं है तो यू हैड वी हकीम आर साहब हमारे फाइटिंग अ साथ एक कॉलर लॉट। मौजूद हैं कमालिया से, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। बताइए क्या सवाल है आपका, मोहम्मद अशरफ साहब। जी मेरे बेटे को ना जी नाक से पानी चलता रहता है और एलर्जी है, काफी इलाज भी कराया है, ठीक नहीं हो रहा। और जैसे सर्दी आती है ना जो उससे ज्यादा मसला बनता है, गर्मी से कुछ बेहतर हो जाता है और सर्दी में ज्यादा पानी चलता रहता है। काफी देसी दवाई भी खाई है और एलोपैथी भी होम्योपैथी भी सब इलाज करते हैं, लेकिन एलर्जी नहीं ठीक होती सर्दी में ठीक हो ज्यादा। गया, गॉट योर क्वेश्चन जी हकीम साहब। अच्छा, इसके लिए मुझे जो लग रहा है दीप, चूंकि मेरे इस माफ कीजिएगा सारी ट्रेनिंग, चूंकि मैं प्रैक्टिस लंदन और अमेरिका में भी मेरा क्लिनिक है, आई मीन पाकिस्तान एज वेल आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो अच्छा। बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आप अपने कंट्रोल रूम में अपने सिम्टम्स इनको तफसील से भेज दें, दवाई क्या खा रहे हैं, तो आई कैन गिव यू अ प्रिसाइज एडवाइस। तो वैसे जेनेरिक जो एडवाइस है, क्योंकि ये हेल्थ का मसला है, तो इस तरह की एक चीज यहाँ पे हमारे, अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान में किसी शहर से जो हर्बल स्टोर्स होती हैं, तो वहां पे कहते हैं बरगे बांसा और बरगे अड़ूसा भी उसको कहते हैं। तो वो उसका पत्ते आप ले लें, उसका सफूफ बना के, तो आधा चम्मच जो है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद में मिला के खाएं, तो उससे ये आपका एलर्जी का मसला फौरन ठीक हो जाएगा। बट अगेन अगर आप मुझे अपनी सारी हिस्ट्री भेजेंगे बैठ, तो मैं आपको प्रिसाइज है। अब अगर आप खुदा न खास्ता कोई आपको और इश्यू भी है, डायबिटीज है, तो शायद ना खाएं, तो और मसले, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के तो एडवाइस दी जाती है। सही। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर इस ये है आपके लिए। और नंबर 2 ये है कि आप अपना आप उस एरिया से ट्राई टू फाइंड देसी मुर्गी, उसका सूप बना के पिए, ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, उससे भी ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा इट इज हकीम कॉल्ड साहब थोड़ा-सा ज्यूइश पेंसिलिन। जी, जी। थोड़ा सा आप ये भी ज्यूइश बताइएगा कि पेंसिलिन। एक जो सेंसिटिव स्किन होती है, अगर मैं अपनी खुद पर्सनली बात करूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है और मतलब मेकअप वगैरह करने से या फिर ऐसे धूप में जाने से अक्सर रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है फेस पर। तो इस हवाले से आप क्या खुसूसी हिदायत देंगे कि क्या कोई हर्बल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इसका कोई और भी हल है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है ना कि जो मेकअप आप इस्तेमाल करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी है, क्या क्या केमिकल्स पड़े हुए हैं। हो सकता है उसकी वजह से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो कि आप उसकी वजह से एलर्जिक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब अपने फेस को रात को क्लिंस करें, तो मेक श्योर कि आप जो है वो
विटामिन ई ऑयल या रोज ऑयल ये जो होता है, और अर्के गुलाब जिसको हम रोज वाटर भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल करें। ट्राई टू गो नेचुरल, ताकि आपकी स्किन में जो देयर आर 57 फेशियल मसल्स, तकरीबन 57 फेशियल मसल्स होते हैं आपके स्किन में, वो जब रीटाइटन होंगे, अगर आप उनको नरिश करेंगे एंटीऑक्सीडेंट से, तो वो फिर आपकी स्किन जो है उसके ऊपर मेकअप अच्छी तरह ठहरेगा भी, एंड यू विल लुक मोर रेडिएंट एंड यंग एज वेल, ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी डू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सुबह की सोच। डॉक्टर हकीम अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें स्किन के हवाले से बता रहे थे और नेचुरल डाइट्स के हवाले से बता रहे थे। ख़वातीन औज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। शो अब हम एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट कल भी मिस कर गए थे और आज भी, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं तो हम उसको मिस कर गए। एस्ट्रोलॉजी उस तरह से तो आपको बता नहीं सके, लेकिन मुल्की हालात जो चल रहे हैं हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर बात करें, और हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी। दाऊद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज स्टार्स का तो हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन जो मुल्की सूरत हाल है, सिचुएशन है, इसमें क्या इमरान खान साहब का सितारा क्या कह रहा है? क्या कोई हालात उनके लिए साजगार होंगे या नहीं? 5 अक्टूबर आई गेस, और लिब्रा बनता है शायद दाऊद जी। बिल्कुल जी। और मुल्की सूरत हाल में खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो चलते हैं सबसे पहले खान साहब की एनर्जी की तरफ कि मौजूदा पोजीशन में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं कि मौजूदा पोजीशन में इमरान खान की पोजीशन क्या नजर आती है। तो इमरान खान की यहाँ पे पोजीशन जो है अभी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कोई डील, ये देखें जी, स्टार की कार्ड ये है कि चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन यहाँ पे अभी भी डिले है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें खुफिया हैं, खुफिया डीलिंग का हिस्सा हैं या हो सकती हैं। तो खान साहब की एनर्जी इतनी पॉजिटिव नजर आ रही मुझे इस पोजीशन में कि खान साहब जो है वो क्या देख लेते हैं कि क्या खान साहब इस सूरत में रिहा हो पाएंगे। तो खान साहब वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि रिहा हो पाएंगे कि नहीं, सब यही सुनना चाहते हैं। मुझे पता है जी, और मुझे लगता है कि ये कुछ सूरत हाल इसी तरफ जाएगी आगे जाके कि खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो आएगा। ये नहीं आप कर सकते कि खान साहब इसी तरह जेल में रहें, और रिहाई की वजह सिर्फ एक ही होगी, क्योंकि दी सन का कार्ड जो है वो उनकी रिहाई का है। सेकंड कार्ड में रिहाई की वजह सिर्फ ये होगी कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। ये सूरत हाल तो बड़ी देर से खान साहब के साथ जारी है, क्योंकि तो आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बता रहे हैं, फिर बाहर जाने तो बाहर जाना पड़ेगा जी। अगर हाई होनी है ना खान साहब की, तो खान साहब को बाहर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनको रिहा होते नहीं देख रहे। यहाँ रह के खान साहब रिहा नहीं हो सकते, मतलब कि अदरवाइज कोई उनकी रिहाई की पॉसिबिलिटीज नहीं है। उनकी रिहाई जुड़ी ही बाहर जाने पे है। अच्छा दाऊद जी, थोड़ा सा अगर मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करें तो इस वक्त हम जिस शहर में बैठे हुए इस्लामाबाद, ये बिल्कुल लॉकडाउन है। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चल रही, लोगों के कारोबार ठप हैं, रेडी बान हो गए या मजदूर हो गए, वो तो मेरे ख्याल है कि भूखे सो रहे होंगे, इस तरह के हालात हैं। सो ये सिचुएशन कब तक रहेगी, इस हवाले से आप हमें कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि ये इस वक्त मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला है कि जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद की चल रही है, इसकी सूरत हाल कब तक रहेगी और कैसी चलेगी। तो ये जो सूरत हाल है ये तो अभी बढ़ेगी, अभी इसमें प्रॉब्लम रहेगी। आई थिंक ये सूरत हाल अभी ठीक नहीं होगी। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 8-10 दिन तो प्रॉब्लम रहेगी, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसको हल करना पड़ेगा, अभी से हल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि लोग कुछ दिन बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग कुछ करके जाने की तैयारी करके आए हैं।
अच्छा मतलब और कि लोगों हुकूमत को का भी रिजल्ट्स इस मिलेंगे। हवाले से कोई आपको प्रेडिक्शन नजर आती है कि वो कहाँ पर इस वक्त स्टैंड कर रही है, क्योंकि इन हालात में हम देख रहे हैं खुद को तो कामयाब समझ रही है हुकूमत। देखते हैं जी हुकूमत इस सूरत हाल को किस नज़र से देखती है। तो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इस सूरत हाल को किस निगाह से देख रही है। तो हुकूमत जो है इस सूरत हाल में हुकूमत तो फाइट करेगी। हुकूमत कह रही है कि ये हम नहीं, यहाँ पे सूरत पे जो बॉन्ड्स की एनर्जी है हुकूमत इनको ऑप्शन देगी, लेकिन हुकूमत भी चीट कर सकती है बिल्कुल इनको भगाने के लिए। और यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड भी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी फाइट हो सकती है आपस में, और फिर आर्मी का इन्वॉल्व होना भी नजर आता है कि आर्मी इन्वॉल्व भी होगी इसमें। तो ये सूरत हाल है कि जो सूरत हाल, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी यहाँ पे स्टार्स में 8-10 दिन की नजर आ रही है कि 8-10 दिन तो वो वहां पे बैठेंगे, और 8-10 दिन जो है हुकूमत मुतहम्मल नहीं हो सकती कि उनको यहाँ पे बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे फाइटिंग होने का भी चांस नजर आता है। फाइटिंग होने के चांसेस नजर आने। दाऊद जी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, अस्मा कराची से। अस्मा, वेलकम टू सुबह की सोच, अपना सवाल कीजिएगा। 541983। ठीक है जी। मुझे ये दाऊद जी से 2 सवाल करने हैं। एक तो मुझे प्लीज ये बताएं कि मैंने प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं, वो निकलते नहीं है, कुछ मेरा इनाम बड़ा निकलने के चांसेस हैं, और कुछ उसके लिए पढ़ने के लिए बता दीजिए। और दूसरा मुझे ये अपने हेल्थ इश्यूज के हवाले से पूछते हैं कि कौन से हेल्थ इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं। हाँ अस्मा, आपके प्राइस बॉन्ड के हवाले से सूरत हाल ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाकईतन ही आपके लंबा अरसा हो गया प्राइस बॉन्ड नहीं निकल रहे। उसके लिए मैं आपको पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ। तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर तक। ये पढ़ना है 319 मरतबा सुबह के टाइम, और ये पढ़ें आप। 21 दिन का अमल करें, प्राइस बॉन्ड के ऊपर फूंक मारें, और ध्यान आपका इस तरफ होना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ और प्राइस बॉन्ड की तरफ कि ये निकलें। बड़ा मुजरब अमल है, इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। उसमें अगरबत्ती का इस्तेमाल कर लें, 2 अगरबत्तियां लेके उनके ऊपर फूंक मारें तो वो बेहतर हो जाएगा आपका प्राइस बॉन्ड निकलना। और आपकी सेहत के इश्यूज की अगर मैं बात करूं अस्मा की सेहत की, तो सेहत आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब रहती है, सर आपका पकड़ा रहता है, आप उससे चला नहीं जाता, तबीयत डिस्टर्ब, और ये रूहानी वजह है। इसके ऊपर अस्मा आपके मुझे मैजिक के असरात नजर आते हैं, और ये सेहत का इशू आपके 2 से 3 साल से चल रहा है। अच्छा तो दाऊद जी, हम हम जो है ना आज के वो बेलारूस के प्रेसिडेंट आ गए, आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि कल आप हमें वक्त दें ताकि हम 12 के 12 स्टार्स एक दफा फिर बता सके, क्योंकि हमारी रूटीन है। हम मंडे वाले दिन बताते हैं, वो डरने की वजह से नहीं बता सके। आज बेलारूस के प्रेसिडेंट आ गए, तो उम्मीद करते हैं कि कल आप हमें अपना कीमती वक्त देंगे और हम 12 स्टार्स को जरूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मुल्की सूरत हाल की हवा बता रहे थे, और हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने बताया, इमरान खान के हवाले से बताया कि अगर उनको रिहाई चाहिए तो उनको बाहर जाना होगा। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। खवातीन औज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल समेत पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।